सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग सेशंस को एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आप सभी अपडेट्स पा सके जीआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए। Next question it says, find which of the following statement are false. Option A, in cash method of accounting, profit represents excess of receipts over expenditure. जो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या कहता है कि रेवेन्यूज जो हैं उन्हें तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब आपके पास कैश जो है वो रिसीव हो चुका है। यानी कि जब जो कैश है जब आपको वो रिसीव हो जाता है तब हम कहते हैं कि रेवेन्यू अर्न हो गया। एंड जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम कहते हैं कि हमने वो पे कर दिए हैं। यानी कि एक्सपेंसेस को हमने जब पे कर दिया है तो हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसेस अब हो गए हैं। ये जो मेथड है दिस इज इंफीरियर टू द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड ये जो मेथड है ये ज़्यादातर फॉलो किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर जो छोटी कंपनी होती है उनके द्वारा। ओके तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि इन कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ रिसिप्ट्स ओवर द एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है कि जब आपके पास ज़्यादा जो पैसा है वो रिसीव हो गया है रेदर देन जो आपने पे किया है तो वो क्या है आपका एक्सपेंसेस है। ओके सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट सेज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है कि जहां पर जो भी ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उसको सिंगल एंट्री के साथ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो किस चीज की तरफ ध्यान देता है कि जो भी रिजल्ट है आपके बिजनेस में उसके ऊपर ध्यान रखता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज रिजल्ट सेंटर्ड, रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया जाता है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन का ध्यान दिया जाता है डेट इज अ कैश डिसबर्समेंट एंड कैश रिसिप्ट एंड एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड के ऊपर सिंगल एंट्री सिस्टम में इनको ट्रैक नहीं किया जाता। ओके इनको अलग से ट्रैकिंग करना पड़ता है, इनका अलग से इनको अकाउंटिंग में लाना पड़ता है। तो इसमें बहुत सी कमी पेशी रहती हैं। पहली कमी पेशी तो रहती है एसेट्स को लेकर। एसेट्स को लेकर कमी पेशी है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एसेट्स को ट्रैक ही नहीं किया जाता। ठीक है तो एसेट्स को अगर हम ट्रैक नहीं करते तो आसानी से उन्हें खोया जा सकता है, चुराया जा सकता है क्योंकि उनका यहाँ पर हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं अकाउंटिंग में। ओके सेकंड इशू यहाँ पर क्या रहता है डेट इज रिगार्डिंग द ऑडिटेड। लेकिन जब हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो ऑडिट प्रोसेस करवाना यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इम्पॉसिबल है। ठीक है तो अगर ऑडिट करवानी पड़े सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ उसे पहले डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी ऑडिट है वो पॉसिबल है। थर्ड इट इज रिगार्डिंग द एरर्स। यहाँ पर क्लरिकल एरर्स होना एक आम सी बात है केस ऑफ सिंगल एंट्री, क्योंकि वहां पर डबल एंट्री सिस्टम में क्या रहता है कि जो दो अकाउंट हैं उनका आपस में उनको मैच करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, अगर यानी कि एक बार किसी एंट्री में गलत आपने डाल दी तो वो आपकी एरर है वो आइडेंटिफाई ही नहीं होगा। ओके एंड फोर्थ वन लाइकवाइज एसेट्स द लायबिलिटीज आर आल्सो नॉट ट्रैक्ड। लायबिलिटी को भी यहाँ पर ट्रैक नहीं किया जाता है। ओके यहाँ पर उनके लिए लायबिलिटीज के लिए भी अलग से सिस्टम बनाना पड़ता है उनकी ट्रैकिंग करने के लिए। एंड द लास्ट वन जो इशू यहाँ पर फेस करना पड़ता है दैट इज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग। यानी कि रिपोर्टिंग जो है यहाँ पर सिंगल एंट्री पे वो अवेलेबल नहीं रहती है। ठीक है तो मैनेजमेंट जो है वो रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस अवेयर नहीं रहती है। तो दैट इज व्हाई द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर फॉल्स है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर। थर्ड इट सेज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स ऑफ प्रॉफिट इन द लाइट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। बिल्कुल सही है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं किसी फर्म की, ठीक है, उन्हें हम एडजस्ट करते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी कंडीशन। यानी कि जब इन्फ्लेशन का दौर चल रहा होता है उसके दौरान जो फाइनेंशियल पोजीशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको हम चेंज करते हैं एंड एक रियल फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करते हैं। ये एक स्पेशल अकाउंटिंग टेक्निक है जो हाई इन्फ्लेशन के पीरियड के दौरान इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। यानी कि जो भी इकोनॉमी में आपका कॉस्ट प्राइस करंट प्राइस इंडेक्स जो है वो प्रेवेलेंट है, जो ज्यादा चल रहा है, यानी कि सीपीआई चल रहा है या फिर डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स चल रहा है, तो जो भी प्रेवेलेंट है उसके हिसाब से जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन में फर्म की किए जाते हैं। ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर।
So our answer here will be option B. Now let's move to the next question, which says the steps involved in the risk adjusted discount rate approach method for NPV determination are. So first of all, let us understand the NPV की NPV होता क्या है. NPV क्या है? This is net present value. तो होता क्या है, लाइकवाइज यहाँ पर एक फर्म है XYZ, तो जब भी इसने कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है तो इसको डिफरेंट अपने एक्सपेंशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट इनटेक करने पड़ते हैं उसके लिए इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है. इसको क्या करनी पड़ती है? डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है. किस चीज के रिगार्डिंग? कि जिस प्रोजेक्ट को, जिस इन्वेस्टमेंट को ये अंडरटेक करने जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट, वो प्रोजेक्ट इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं रहेगा. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या है? एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी जो भी होती है या फिर इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम एनालाइज करते हैं. ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस जो होता है बिटवीन दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी कैश इनफ्लोज. कैश इनफ्लोज मतलब जो पैसा आपको मिलेगा आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट से, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लोज की के बीच में, एंड जो भी प्रेजेंट वैल्यू है कैश आउटफ्लोज की, यानी कि जो डिफरेंट पीरियड्स के ऊपर, यानी कि जितना भी प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड है उस टेन्योर के ऊपर जो आपका पैसा जा रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों का आप क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं. एंड अगर ये डिफरेंस आपका रहता है पॉजिटिव, तो कहने का मतलब है कि आपको उस प्रोजेक्ट में नुकसान नहीं होगा, आपको उसका बेनिफिट रहेगा एंड आप उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकते हैं. ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर हम 3 प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, P1, P2, P3. ठीक है, यहाँ पर P1 के केस में जो NPV है वो आया नेगेटिव, P2 के केस में NPV आया 0 एंड P3 के केस में NPV आया पॉजिटिव. ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस जो है प्रेजेंट वैल्यूज का, अगर ये नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव कहने का मतलब क्या है? आपका जो पैसा लगा, जो पैसा आउटफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो अगर आपका ज्यादा था, ठीक है, तो अगर आउटफ्लो ज्यादा हो गया तो पैसा तो आपका ज्यादा लग गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट होगी 1 लाख रुपए की, लेकिन पैसा वापस कितना आया? सिर्फ आया 90,000. तो इस तरह के प्रोजेक्ट को लेने का कोई बेनिफिट नहीं है. तो नेगेटिव एनपीवी को हम बेहतर नहीं मानते हैं, उसको छोड़ देते हैं. P2 जहां पर एनपीवी है 0, यानी कि जितना पैसा लगा 1 लाख रुपए ही हमारी इन्वेस्टमेंट थी एंड 1 लाख रुपए ही हमें वहां से मिल गया. तो ये हो गया P2 का केस, यानी कि जब आपका एनपीवी 0 है. ठीक है, तो इस तरह का केस भी हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमेशा प्रॉफिट बनाना चाहती हैं. नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो काम नहीं करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 0 वाला केस भी हम कंसीडर नहीं करेंगे. P3 जहां पर आपके पास जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है, यानी कि इनफ्लोज, यानी कि जो पैसा आपको आया है वो ज्यादा है. लाइकवाइज अगर आप मान लीजिए आपको 1,20,000 रुपीज आपको इनफ्लो हो गया एंड आपका पैसा जो लगा था डेट वाज 1 लाख. ठीक है, तो उसके केस में आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है. तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. ओके, तो ये एनपीवी का एक लेमन लैंग्वेज में ओवरव्यू था. नाउ रिगार्डिंग कि इसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड रहते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपने इसमें निकालना होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट को लेने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाली है, रिटर्न क्या मिलेगी. यानी कि अगर 0 रिस्क कंडीशन है, किसी भी तरह का रिस्क है ही नहीं, रेट ऑफ रिटर्न तब कंसीडर करनी है जब 0 रिस्क है, किसी भी तरह का रिस्क अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दैट इज 1 स्टेप. ठीक है, तो हम उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं कि आपको किस रेट पर उस पर पैसे आए. ओके, तब उस रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या कर देंगे? ऐड रिस्क प्रीमियम ऐड कर देंगे. रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है कि आपको वहां पर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं. मे बी इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है. तो डिफरेंट जो भी रिस्क है उनकी एनालॉजी के हिसाब से हम जो वो रिस्क है, प्रीमियम है, उसको ऐड कर देंगे जो भी इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं. ठीक है, एंड ये जो आपके पास रिजल्टिंग रेट ऑफ रिटर्न आएगा, ये जो रिजल्टिंग रेट ऑफ रिटर्न आएगा, इसके बेस पर अब हम जो डिस्काउंट रेट है उसे मानेंगे एंड डिस्काउंट रेट के रहते हुए हम एनपीवी को, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो दीज आर द स्टेप्स. तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट. बैंक की बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए कौन सी जो है वो करेक्ट नहीं है. ऑप्शन ए इट सेज द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज चार्ज्ड अंडर द हेडिंग्स प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी. तो बैड डेब्ट क्या है? यानी कि जो लोन अकाउंट आपने दिया था, अगर हम बैंक के कंटेक्स्ट से देख रहे हैं तो जो लोन बैंक ने दिया था
बोरोअर ने उसमें से डिफॉल्ट कर दिया है, वापस नहीं किया है, तो वो क्या है, बैड डेब्ट है। ठीक है, अब जो भी हम बैंक जो है लेट इट बी XYZ बैंक है, तो यहाँ पर इसने लोन दिया है पर्सन ए ने वापस नहीं किया, तो ये क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं या फिर स्टैंडर्ड एसेट्स भी हैं, तो उनके लिए जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है बैंक्स को कि आपने प्रोविजंस रखनी है, आपने प्रोविजंस रखनी है। ठीक है, तो बैड डेब्ट के लिए जो प्रोविजंस हैं या फिर जो बैड डेब्ट का जो अमाउंट है, दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर द हेडिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। ओके, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 जो है वो इसके साथ डील करता है। ओके, सो दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इट सेज द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स इज charged in the profit and loss account. Next it says the amount of bad debts and the provisions for bad debts is charged in the profit and loss account. तो जो प्रोविजंस है बैड डेब्ट के लिए उन्हें चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन बैड डेब्ट का जो अमाउंट है दैट इज नॉट चार्ज। ऑप्शन बी इज रॉन्ग ओवर हियर। ऑप्शन सी इट सेज इन द बैलेंस शीट ऑफ द अमाउंट ऑफ एडवांसेस इज शोन आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजंस फ्रॉम द बैड डेब्ट। बिल्कुल सही है कि जो बैलेंस शीट में अमाउंट शो किया जाता है एडवांसेस का, वो शो किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फ्रॉम द बैड डेब्ट्स, एंड इसके लिए ही जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो क्रिएट की जाती है ऑन द एसेट साइड। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इन द केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स the following item is normally treated as capital receipt is shown on the liabilities side in the closing balance sheet. ओके, तो इसमें जो पहली चीज है वो समझेंगे हम रिगार्डिंग द कैपिटल रिसिप्ट। यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या रहता है उसके बारे में देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहली जो चीज है जो कैपिटल रिसिप्ट के रिगार्डिंग है, दैट इज इनकी जो नेचर है वो रहती है नॉन रेकरिंग, यानी कि बार बार से ये रिपीट नहीं होती है। ठीक है, बार बार से ये रिपीट नहीं होती है, एंड ये क्या है, कैश इनफ्लो है। तो दीज आर नॉन रेकरिंग कैश इनफ्लो ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो आपके बिजनेस में आ रही हैं। एंड इन इनफ्लो ट्रांजैक्शंस के कारण जो पैसा बिजनेस में आ रहा है उसके कारण बिजनेस में जो फर्म है उसके ऊपर क्या क्रिएट होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। लायबिलिटी क्यों, कि ये चीज जो है आपको वापस करनी पड़ेगी बिजनेस को, एक तरह से एक डेप्ट के रूप में आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, जैसे एक फर्म है, प्रोप्राइटर फर्म है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर पार्टनर्स ने फर्म में अपना पैसा डाला, ठीक है, तो उसके केस में ये माना जाता है कि जो बिजनेस है इन फ्यूचर इन पार्टनर्स को पैसा रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी कैपिटल इन्फ्यूज की गई है इन पार्टनर्स के द्वारा वो कैपिटल फर्दर कभी ना कभी बिजनेस को लौटानी पड़ेगी पार्टनर्स को, तो एक लायबिलिटी बन जाती है। उसी तरह से जो ये कैश इनफ्लो है जो नॉन रेकरिंग नेचर का है, ये एक लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। ओके, एंड कंपनी के जो एसेट्स हैं, ठीक है, उन्हें डिक्रीज कर देता है। तो यहां पर जो कैपिटल रिसिप्ट है, अगर हम किसी एक जनरलाइज वे में कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो जनरल वे में अगर कहें तो कैपिटल रिसिप्ट 3 तरह से क्रिएट होती है। पहला मेथड है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि आपके पास कोई प्लांट था, मशीनरी था, कोई फिक्स्ड एसेट था जिसको आपने बेच दिया है, तो उसका पैसा सीधा आपके पास आ गया, यानी कि आपकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कोई प्लांट था, मशीनरी था, कोई फिक्स्ड एसेट था जिसको मैंने बेच दिया है, तो मेरे पास कैपिटल रिसिप्ट मेरी क्रिएट हो गई है। ओके, सेकेंड जो चीज है दैट इज द सेल ऑफ शेयर, यानी कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को सेल करती है, तो वो भी क्या है, लोगों ने पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किए, तो कंपनी के पास पैसा आ गया इक्विटी के फॉर्म में या फिर शेयर प्रीमियम के फॉर्म में पैसा आ गया कंपनी के पास। लेकिन अब ये जब लोग जिन्होंने इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो इससे सेल करेंगे तो कंपनी को पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा ना, यानी कि वो भी ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट तो है लेकिन साथ के साथ वो लायबिलिटी भी क्रिएट कर रही है। थर्ड जो नेचर है दैट इज सिमिलर, दैट इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बॉन्ड वगैरह इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक कैपिटल रिसिप्ट होगी जब इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट को क्यों क्रिएट किया जाता है, ज्यादातर जो कैपिटल रिसिप्ट ली जाती है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने के लिए नहीं की जाती, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए ही की जाती है, जिसको हम कैपेक्स भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही किया जाता है। ओके,
नाउ जो सेकंड टर्म यहां पर इस्तेमाल हो रही है दैट इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। अब नॉन ट्रेडिंग क्या रहता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वैल्यूएबल सर्विसेज जो है सोसाइटी को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, नॉन प्रॉफिट बेस्ड होती हैं। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो नॉन प्रॉफिट होती हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजुकेशन के रिलेटेड है, मेडिकल के रिलेटेड है, सोशल क्लब है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रेड यूनियन है, जो लोगों के बेनिफिट के लिए बना सकती है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मोटा मोटा 3 पार्ट्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइकवाइज कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, कोई सोसाइटी की यूनियन है, ठीक है, तो वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए उसे बनाया गया है एंड वहां पर उनका बेनिफिट करेगी। सेकंड जो तरह की ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हो सकती है दैट कुड बी चैरिटेबल। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल हो सकता है, चैरिटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो सकती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को में भी एजुकेशन प्रोवाइड करी। तो इस तरह की जो चीज़ आती हैं वो चैरिटेबल उसमें रहती हैं। थर्ड जो हो सकती है दैट इज अ प्रोफेशनल फर्म भी हो सकती है। थर्ड क्या है, प्रोफेशनल फर्म हो सकती है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जो मे भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन प्रॉफिट बेसिस पर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि इनके पास भी, इन फर्म्स के पास भी जो पैसा है वो आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, यानी कि पैसा तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है। तो इनको भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब यहां पर अकाउंट क्यों मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि एक तो जो मेंबर्स का पैसा इसमें इन्वेस्टेड है या फिर जनरल पब्लिक ने अगर चैरिटी के रूप में, डोनेशन के रूप में यहां पर कोई पैसा दिया तो वो पैसे का मिस यूज ना हो सके, मिस एप्रोप्रिएशन ना हो सके। उस चीज को बचाने के लिए जो भी टोटल रिसिप्ट है, जो भी टोटल पेमेंट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है इंस्टीट्यूशन का, उसको जानना जरूरी है। उसके लिए इनके अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। तो इनके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 3 तरह के अकाउंट मैं आपको बता रहा हूं जिनको इसमें मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट इट इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रहता है कि जो भी पैसा आपके पास गया, जो भी पैसा आया, यानी कि जो भी आपकी इनकम हुई, सॉरी इनकम नहीं, जो भी खर्चा आपने किया, जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, जैसे आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, ठीक है, वो आपके खर्चे हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आपका पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो पेमेंट जब भी होगा तो ये क्या होगा, पेमेंट क्रेडिट होगा, एंड अगर रिसिप्ट होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। ये आपका कैश बुक के साथ मिलता जुलता अकाउंट है, ओके। सेकंड जो अकाउंट की टाइप है दैट इज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप किसके इक्वल कह सकते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, उसके इक्वल कह सकते हैं, जो जनरल हम ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम क्या कहेंगे कि आपके जो इनकम है वो ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या कहेंगे, आपका इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से। एंड अगर यहां पर डेबिट बैलेंस है तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि जो इनकम है वो आपकी कम है एक्सपेंडिचर से, ओके। तो वो सिर्फ स्टेटस जानने के लिए इंस्टीट्यूट का। थर्ड जो इसका होता है इसके अकाउंटिंग के लिए दैट इज अ बैलेंस शीट, ओके, दैट इज अ बैलेंस शीट। तो जो भी पर्टिकुलर एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको सेम मैनर में जैसे हम प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स के लिए करते हैं उसी तरह से इसको भी बनाया जाएगा, ओके। नो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहां पर कि जो भी आपकी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, वो नॉर्मली एक आइटम जो होती है उसे कैपिटल रिसिप्ट की तरह माना जाता है। एंड कैपिटल रिसिप्ट है तो उसे लायबिलिटी साइड पर ही शो करेंगे इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओके। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दी गई है एंट्रेंस फीस। जो एंट्रेंस फीस है वो जनरली क्या रहती है, दैट इज रिफंडेबल, सॉरी नॉन रिफंडेबल। तो नॉन रिफंडेबल के कारण बिजनेस के ऊपर क्या रहता है, कोई लायबिलिटी नहीं है उसको वापस देने के लिए, तो वो कैपिटल रिसिप्ट हमारी नहीं हुई, ओके। सेकंड इट सेज डोनेशंस फॉर जनरल पर्पस। अब कुछ डोनेशन जब किसी ट्रस्ट को, किसी फंड को मिलती है तो उस डोनेशन को दिया जाता है ताकि जो भी चैरिटी फर्म है, ट्रस्ट है, वो फर्दर उसे यूज कर सके एक ट्रस्टी की तरह, ओके। सो दैट इज आल्सो नॉट रिफंडेबल एंड वापस नहीं करना होता है। देन इट इज लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है, लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, एक कैपिटल रिसिप्ट है। दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड हम इसे कैपिटल फंड में ऐड करते हैं लायबिलिटी साइड पर, एंड हम इसे इनकम की तरह नहीं रखते हैं, क्योंकि जो लाइफ टाइम मेंबर होगा
वो वन टाइम पेमेंट कर देता है एंड जो सर्विसेज है थ्रू आउट हिज लाइफ वो लेता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कैपिटल रिसिप्ट है। तो दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी सेज रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि अगर कोई सामान, अगर कोई नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेचती है, तो अगर वो सामान बेचेगी तो उसके बदले में नया स्टॉक भी तो लेके आएगी ना। तो दैट इज नॉट द केस। Okay, so option C will be the right answer here. Next question says when co-ventures of a venture capital firm decide to maintain a separate set of accounts, they open a which type of account, that is to be told. तो सबसे पहले जानते हैं कि वेंचर कैपिटल फर्म होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले टर्म को समझते हैं, दैट इज द वेंचर कैपिटल। वेंचर क्या रहता है, जोखिम रहता है, जोखिम वाली जो कैपिटल है, यानी कि एक मान लीजिए कोई स्टार्टअप है या फिर छोटी कंपनी है जिसकी उम्मीद है कि ये जल्दी से ग्रोथ करेगी। तो जो इन्वेस्टर्स है, लेट इट बी पर्सन ए बी सी, या ये क्या करते हैं, इस फर्म में अपना पैसा लगा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो अमाउंट है यानी कि जब पैसे की फॉर्म में ही यहाँ पर चीज़ इन्वेस्ट की जाए। मे भी हो सकता है कि एक्सपर्टीज़ की फॉर्म में, यानी कि किसी चीज़ की महारत है इनके पास, मैनेजमेंट को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर, वो चीज़ भी लग सकती है। या फिर कैपिटल की फॉर्म में यहाँ पर इन्होंने अपना पैसा जो है इस स्टार्टअप में लगा दिया है, ठीक है। तो जो स्टार्टअप फर्म्स होती है ना, जो छोटी कंपनी होती है, उनकी एक्सेप्शनल ग्रोथ के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा जल्दी से क्या करेंगे, ग्रो करेंगी, ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उसके कारण जो इन्वेस्टर्स है इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्या हो सकता है, रिस्की भी हो सकता है। तो जब यहां पर जो पैसा है, जो कैपिटल है, इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाई जाती है, तो यहां पर उन्हें क्या दे दी जाती है, इसमें ऑनरशिप दे दी जाती है, इन्हें यहां पर ऑनरशिप दी जाती है। लाइकवाइज जैसे कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसी हिसाब से ये फर्म क्रिएट हो जाती है। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर ये क्या है, ये को वेंचर्स हैं, ये क्या है, को वेंचर्स हैं, जिन्होंने अलग अलग रूप में जो पैसा है इस वेंचर में, यानी कि इस वेंचर कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये वेंचर है एंड ये को वेंचर्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस हिसाब से समझिए, व्हेन को वेंचर्स ऑफ अ वेंचर कैपिटल फर्म डिसाइड टू मेंटेन अ सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स, दे ओपन विच काइंड ऑफ अकाउंट। सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। So first it says higher debt equity ratio increases the profit margin of a company. Debt equity ratio को हम DER भी कहते हैं, short form for debt equity ratio. तो एक फाइनेंशियल रेशियो है, एक लिक्विडिटी रेशियो है, जो कंपनी की टोटल डेप्ट को टोटल इक्विटी से क्या करती है, कंपेयर करती है। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल फाइनेंसिंग है, कंपनी की जो टोटल फाइनेंसिंग है, उसका कितना परसेंटेज क्रेडिटर से आ रहा है एंड इन्वेस्टर से आ रहा है। इस टोटल फाइनेंसिंग का कितना परसेंटेज क्रेडिटर से आ रहा है या फिर फाइनेंसिंग से आ रहा है। तो अगर किसी कंपनी की DER ज्यादा है, DER ज्यादा है, तो कहने का मतलब है कि ज्यादा पैसा उसने कहां से उठाया हुआ है, फाइनेंसिंग से, बैंक लोन से उठाया है, डेप्ट उठाया है। ओके, देन द इन्वेस्टर्स, यानी कि यहां पर इन्वेस्टर है, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स के रूप में, इक्विटी के रूप में पैसा दे रहे हैं। तो दो तरीके ना, बैंक यहां पर फर्म है XYZ, इसको पैसा चाहिए तो इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये अपने शेयर्स वगैरह निकाल देगी, बॉन्ड निकाल देगी, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट निकाल देगी, जिसके थ्रू जो पैसा है कंपनी के पास आ जाएगा, या फिर एक तरीका है कि जो XYZ फर्म है ये बैंक से लोन ले लेगी, ठीक है। तो उस चीज को हम कंपेयर करें थ्रू द DER। तो यहां पर हम टोटल लायबिलिटीज को टोटल इक्विटी से डिवाइड करके DER को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर DER ज्यादा है तो इससे क्या प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। तो DER से हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी कंपनी का DER जो है वो कम है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि कंपनी जो है फाइनेंशियली वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर DER ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे रिस्की है, लेकिन प्रॉफिट से हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन बी इट सेज डेब्ट इक्विटी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ द एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो एक इंडिकेटर हो सकता है एफिशिएंट मैनेजमेंट का। बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास डेब्ट जो है वो आपने कम लिया है एंड आप इक्विटी जो है उसे ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करें कि आपको डेब्ट कम लेना पड़े, वो इसी चीज को दर्शाता है। यानी कि आपके पास इक्विटी तो है, ठीक है, डेब्ट इक्विटी क्या होगा, अगर आपके पास इक्विटी भी है
ठीक है, लेकिन आप ज्यादा डेप्ट फिर भी लिए जा रहे हैं, दैट इज मींस कि आप एफिशिएंटली जो इक्विटी है उसे चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो एक इंडिकेटर है इफेक्टिव मैनेजमेंट का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन सी इट सेज अ हायर करंट रेशियो इज ऑलवेज इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स अगर ज्यादा हैं तभी आपका जो करंट रेशियो है वो ज्यादा होगा। यानी कि मान लीजिए करंट एसेट्स आपके 10 एंड करंट लायबिलिटी आपकी 2। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो 8 रुपीज है यहां पर, ये क्या पड़े हैं? वेकेंट पड़े हैं। तो आप प्रॉपरली तो अपने फंड्स को मैनेज कर ही नहीं रहे हैं। सो हायर, अगर एक तो होती है आपकी मार्जिनल करंट रेशियो है, यानी कि 3/2 है, तो दैट इज कंसीडर टू बी गुड, उसे हम अच्छा कंसीडर करते हैं। लेकिन जहां पर आपका हायर है, हायर साइड पर आपका करंट एसेट, वहां पर हमारे एसेट्स वेकेंट पड़े हैं, प्रॉपरली हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हायर करंट रेशियो जो है वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं रहता है हर केस में, एफिशिएंट मैनेजमेंट के केस में खास करके। एंड ऑप्शन डी इट सेज डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस एंड शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो पहली बात तो क्या है कि जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है? एक हमारा एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, यानी कि जब हम रूटीन में बिजनेस का काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या बढ़ रहा है? खर्चा बढ़ रहा है। ओके, तो डेप्रिसिएशन एक पीरियोडिक शेड्यूल्ड जो कन्वर्जन शो करता है किसका? आप फिक्स्ड एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही चीज हो रही है डेप्रिसिएशन के थ्रू। आप फिक्स्ड एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंस है ना ये, तो आप फिक्स्ड एसेट को एक्सपेंस में क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज इसके साथ समझने वाली है कि जो डेप्रिसिएशन है उसके साथ कोई भी जो एक्सपेंस है, यानी कि कैश का आउटफ्लो है इस एक्सपेंस के साथ, वो कोई भी रिलेटेड नहीं है। यानी कि कैश कहीं पर भी नहीं निकलता, लेकिन फिर भी ये क्या है? एक हमारा एक्सपेंस है। ओके, तो ऑप्शन डी क्या है यहां पर? रॉन्ग है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। Now let's move to the next question which says if there is a loss to the goods, which of the following statements is correct in case of hire purchase and installment sale? तो इन दोनों टर्म्स को पहले समझते हैं कि हायर परचेज क्या रहता है एंड इंस्टॉलमेंट सेल क्या रहता है। तो हायर परचेज के केस में 3 पार्टीज रहती हैं। 3 पार्टीज रहती हैं। कौन कौन सी 3 पार्टीज रहेंगी? ये सेलर जिसने सामान बेचा है, बायर जिसने सामान खरीदा है, फाइनेंसर जिसने सामान को फाइनेंस किया है। ओके, एंड इसके केस में 3 एग्रीमेंट रहते हैं। हायर परचेज के केस में क्या रहता है? 3 एग्रीमेंट रहते हैं। एक एग्रीमेंट रहेगा सेलर एंड फाइनेंसर के बीच में, एक एग्रीमेंट रहेगा फाइनेंसर एंड बायर के बीच में, एंड एक एग्रीमेंट रहेगा बायर एंड सेलर के बीच में। ओके, तो ये 3 एग्रीमेंट है यहां पर। तो हायर परचेज एक एग्रीमेंट है जिसमें हायर किया जाता है एंड लेटर टू बाय, यानी कि खरीद बाद में होती है, पहले उसे हायर किया जाता है। एंड हायर परचेज के केस में जो ओनरशिप रहती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू फाइनेंसर। ठीक है, पहले सेलर से फाइनेंसर तक इसकी ओनरशिप जाती है, एंड जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बायर है वो पे कर देता है तो वहां पर जो ओनरशिप है वो फाइनेंसर से बायर के पास चली जाती है। एंड इन केस अगर कोई डिफॉल्ट किया जाता है बायर के द्वारा सेलर को पेमेंट में, ठीक है, तो यहां पर फाइनेंसर जो है उस गुड्स को वापस ले लेता है किससे? बायर से। एंड इन केस, ध्यान से सुनने वाली बात है, इन केस अगर जो गुड्स यहां पर हायर की गई थी, बेसिकली यहां पर जब पहले यहां पर इंस्टॉलमेंट्स गई, मान लीजिए 10 इंस्टॉलमेंट्स ही, 10 में से अभी 5 इंस्टॉलमेंट्स ही गई हैं, बायर ने सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, बिल्कुल रेगुलर इंस्टॉलमेंट दे रहा है, एंड यहां पर जो सामान है, गुड्स हैं, वो खराब हो जाती हैं, तो उसके केस में जो फाइनेंसर है उसने क्या करवा रखी होगी? अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखी है इस प्रोडक्ट की, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ इसका क्लेम ले सकता है, क्योंकि अभी जो ओनरशिप है गुड्स की वो अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है, एंड जब तक जो बायर है वो सभी की सभी जो इंस्टॉलमेंट्स उन्हें पे नहीं कर देता, तब तक उस सामान को वो बेच नहीं सकता। ओके, तो ये था रिगार्डिंग द हायर परचेज सिस्टम। जो सेकंड सिस्टम की यहां पर बात की गई है, दैट इज द इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल के सिस्टम में 2 पार्टीज होती हैं। यहां पर सिर्फ 2 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है, एक बायर है एंड दूसरा कौन है? सेलर है जिसने सामान बेचा है। सिर्फ इन दोनों 2 ही पार्टीज हैं, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होगा। एंड इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो किस चीज को होगा? परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए एग्रीमेंट होगा।
एंड पहली इंस्टॉलमेंट पर ही, जैसे ही बायर ने पहली इंस्टॉलमेंट जो थी सेलर को पे करी, जो ओनरशिप थी गुड्स की वो बायर के पास आ गई। ओनरशिप ऑफ गुड्स किसके पास आ गई? बायर के पास आ गई। एंड इन केस अगर बायर यहां पर डिफॉल्ट करता है, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो जो सेलर है यहां पर गुड्स को वापस नहीं ले सकता। ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो जो सेलर है वो बायर से गुड्स को वापस नहीं ले सकता है, लेकिन उसके पास कोर्ट में बायर को सू करने के लिए रेमेडी रहती है। यानी कि वो कोर्ट कचहरी में जाकर बायर को सू कर सकता है, केस दर्ज कर सकता है, लेकिन जो चीज उसने सेल कर दी, क्योंकि ऑनरशिप किसके पास है? बायर के पास है, तो उसे वो नहीं ले पाएगा, चीज को नहीं ले पाएगा। एंड अगर कोई गुड्स में खामी पेशी रहती है, गुड्स अगर खराब हो गई बाद में, तो यहां पर बायर ने अगर इंश्योरेंस करवाई है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से खुद क्लेम लेगा, सेलर की यहां पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। एंड इन केस अगर उसने सिंगल इंस्टॉलमेंट दी, अभी बायर ने मान लीजिए सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट दी थी, अगर वो चाहे तो बाहर किसी थर्ड पार्टी को बेच भी सकता है, क्योंकि ऑनरशिप उसी की है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन व्हिच सेज इफ देयर इज अ लॉस टू द गुड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन केस ऑफ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल। अगर लॉस होता है तो हायर परचेज के केस में जो लॉस होगा वो सेलर के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट सेल है तो वो बायर के द्वारा दिया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्टिंग लैंड, ऑल फ्लक्चुएटिंग एसेट्स, बोथ फिक्स्ड एंड करंट एसेट। तो जो डेप्रिसिएशन पड़ती है वो किसके ऊपर पड़ती है? फिक्स्ड एसेट के ऊपर पड़ती है, लेकिन फिक्स्ड एसेट में जो मशीनरी है, सेफ फिक्सचर फर्नीचर है, उसके ऊपर पड़ती है। लैंड के ऊपर किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर, दैट इज ऑल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्टिंग लैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज फाइंड व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट और फॉल्स। तो हमें बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ओके, सो फर्स्ट इट सेज द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट मस्ट साइन इट। तो प्रोमिसरी नोट क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बोरोर्स को बाइंड करता है कानून के दायरे में कि उसे लेंडर को, यानी कि जिसने पैसा दिया है उसको एक स्पेसिफाइड सम जो मनी का है जो उसने उधार पर लिया था, वो पैसा उसने एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर या फिर डिमांड पर देना है वापस किसको? लेंडर को। तो दो पार्टीज हैं, एक है यहां पर लेंडर एंड दूसरा है यहां पर बोरोअर, इसने पैसा उधारा लिया है। ठीक है, तो जो प्रोमिसरी नोट है वो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, एक जो बोरोअर को बाइंड करता है कि इसने जो पैसा लेंडर से लिया था उसे एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, स्पेसिफिक डेट पर एंड स्पेसिफिक सम ऑफ मनी वापिस करना है। ठीक है, एंड ऑन डिमांड भी हो सकता है वापसी है। तो प्रोमिसरी नोट क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर इश्यू किया जाता है। तो कुछ एक टर्म्स हैं जो यहां पर इंक्लूड होने चाहिए, लाइकवाइज जो भी नेम है इन्वॉल्व पार्टी का, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, लोन अमाउंट कितना था, डेट ऑफ रीपेमेंट कितनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। ठीक है, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट क्या है, डिफॉल्ट टर्म्स क्या है, एंड सिग्नेचर्स। सिग्नेचर किसके होने चाहिए? बोरोअर के। सिग्नेचर किसके होने चाहिए? बोरोअर के सिग्नेचर होने चाहिए। एंड अगर बोरोअर के सिग्नेचर में नहीं है तो वो जो प्रोमिसरी नोट होगा वो इनवैलिड होगा। सो प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर कौन होता है? बोरोअर ही होता है जिसने पैसा उधारा लेना है। ओके, जो प्रॉमिस करता है। सो मेकर आप इस तरह से सोचिए, प्रोमिसरी नोट क्या है? जहां पर एक प्रॉमिस किया जाता है। तो प्रॉमिस कौन कर रहा है? बोरोअर कर रहा है कि मैं आपको ये पैसा वापस करूंगा। ओके, नेक्स्ट इट सेज, नेक्स्ट ऑप्शन इट सेज अ प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू बियरर। तो कोई भी प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउड नहीं है टू बी पेड टू द बियरर। ओके, सो ऑप्शन बी यहां पर रॉन्ग है, फॉल्स है। ऑप्शन सी इट सेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच अराइजेज आउट ऑफ ट्रेडिंग रिलेशनशिप ऑफ टू पार्टीज इज कॉल्ड अ ट्रेड बिल। सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम शॉर्ट में BOE भी लिखते हैं। तो ये भी क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिस्क्राइब किया गया है अंडर सेक्शन 5। ठीक है, तो ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है जो एक अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है। इसमें क्या रहता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में एक अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है यहां पर, जिसे साइन कौन करता है? साइन करता है मेकर। जो मेकर है वो ऑर्डर करेगा। ऑर्डर कौन करेगा? जिस पर्सन ने पैसे उधार पर दिए हैं। ठीक है,
तो अगर ए यहाँ पर लेंडर है, पैसे उधारे देने वाला है, तो ए ही कौन होगा यहाँ पर? मेकर होगा, जो ऑर्डर करेगा किसको? पर्सन बी को, जो यहाँ पर हम बोरोर कंसीडर कर रहे हैं। तो पर्सन बी को यहाँ पर एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाएगा कि ये जो पैसा है इस तारीख को आपने वापस देना है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज रहती हैं, तो उन्हें समझते हैं। तो अगर मेकर ने यहां पर ड्रॉ करके दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर ड्रॉ करके दे दिया, एंड बोरर सभी टर्म्स एंड कंडीशन सभी चीजों को पढ़ेगा एंड उसे क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मान लेता है। एक्सेप्टेंस के बाद ही जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया था मेकर के द्वारा, अब ये वैलिड हो जाएगा। अब ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। कब? जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बोरर के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर जो मेकर है वो क्या हुआ? यहां पर ड्रॉर हुआ जिसने ड्रॉ किया है। ओके, एंड जो बोरर है वो क्या हुआ? यहां पर ड्रॉई हुआ, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया है। ओके, एंड इसकी एक्सेप्टेंस के बाद ही जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ये वैलिड बनेगा। जनरली कौन रहता है? जो बायर है वो क्या रहता है? ड्रॉई रहता है। ओके, नाउ द थिंग इज कि यहां पर एक थर्ड पार्टी भी पिक्चर में आ सकती है। इस तरह से कि अगर मान लीजिए ए ने पैसे देने थे सी को, अब ए ने सामान बेच दिया है बी को। मे भी हो सकता है ए ने सामान पहले परचेज किया हो सी से एंड फिर उसने सामान बेच दिया हो बी को। अब बी को उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ड्रॉ कर दिया, ए ने ड्रॉ कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज को, ये पैसा तुमने इस तारीख को पे करना है। ठीक है, अब बी इसको पहले पैसे देगा, उसके बाद ए सी को पैसे देगा। इसके लिए एक प्रोविजन रखा गया बिल ऑफ एक्सचेंज में कि जो ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया वो वहां पर कंडीशन लिख देगा कि तुमने इस टर्म को कंप्लीट होने पर पैसा किसको पे करना है? डायरेक्टली सी को पे करना है। ठीक है, तो ये चीज भी हो सकती है। तो हो सकता है कि ए ने लिखा हो कि मेरी जगह पर जब ये टर्म कंप्लीट हो जाएगी तो तुम ये पैसा सी को पे कर देना। तो इस केस में पेई कौन बन जाएगा? पैसा जिसको मिलना है वो पेई बन जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर पेई पिक्चर में नहीं है, ठीक है, मान लीजिए वो कहता है कि मुझे पे करना, तो उसके केस में जो ड्रॉअर है वो पर्सन ही पेई कंसीडर होगा। ओके, नो बिल ऑफ एक्सचेंज की फर्दर जो है हम टाइप्स कंसीडर कर लेते हैं। तो 2 तरह की बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स रहेंगी। एक तो रहेगा ट्रेड बिल, जिसकी इस क्वेश्चन में भी बात की गई है। ओके, यानी कि कोई बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है। ये दोनों क्या है? पार्टीज हैं जो बिजनेस करती हैं, इनके बीच में कोई ट्रेड हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसके रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड बिल कह देंगे। ओके, यानी कि कोई गुड्स या सर्विसेज यहां पर खरीदी बेची गई हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड बिल कहेंगे। सेकेंड जो टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज की, डेट इज अकोमोडेशन बिल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की हेल्प के लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे ड्रॉ किया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन बिल कहते हैं। यानी कि कोई आपस में कोई लेन देन नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल को ड्रॉ किया गया है। यानी कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल परचेज नहीं हुई है यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पर्सन बी को पैसे चाहिए थे, तो पर्सन ए ने प्रोमिसरी नोट की जगह पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया कि भाई तुम ये पैसे इतनी तारीख को मुझे पे कर देना या सी को पे कर देना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अकोमोडेट किया गया फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो उसे हम अकोमोडेशन बिल कहेंगे। ओके, ऑप्शन सी यहां पर कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज विच अराइजेस आउट ऑफ द ट्रेडिंग रिलेशनशिप ऑफ टू parties, not artists, it will be parties, is called as a trade bill. So option C is also correct. Option D, it says there is no difference in appearance between trade bill and accommodation bill. That is totally correct. कि कोई अपीयरेंस में जो बिल होगा उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा अपीयरेंस में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंस है, जो पॉइंट है कि वहां पर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, यहां पर ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इस चीज को ध्यान रखते हुए इनका नेम दिया गया है। ओके, ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। सो now let's move to the next question which says the bank is willing to discount a bill. तो ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन से ही हमारे रिलेटेड है। तो यहां पर हमने 2 पार्टीज कंसीडर करी थी। पार्टी ए जिसने पैसे जिसने सामान बेचा है, सेलर है जो, ठीक है, एंड इसने बिल को क्या किया है? ड्रॉ किया है, तो ये ड्रॉर हो गया। जिसके ऊपर बिल को ड्रॉ किया गया है वो ड्रॉई हो गया एंड एक्सेप्टर भी हो गया, तो ये बिल को ड्रॉ एक्सेप्ट करेगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? वैलिड हो गया। अब यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं पार्टी सी को, तो पर्सन इन ऑप्शन 8 सेज इन एडिशन टू द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर द ड्रॉअर एंड पे विल आल्सो बी लायबल। तो बिल्कुल सही है कि लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर के अलावा जो ड्रॉअर है, पे है, वो सभी लायबल होंगे। तो बेसिक सी चीज क्या है यहाँ पर? सी क्या है? अब पे है, जिसको पैसा मिलना है। ठीक है, अब ये
सी के पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज था मान लीजिए 1,00,000 रुपए का। अब ये बैंक के पास चला गया अपने, एंड बैंक को कहता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने डिस्काउंट कराना। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 1,00,000 रुपए था, बैंक अपनी जो भी फीस कट करनी है इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी था वो कट करके इसको 99,000 रुपीज़ दे देता है, एंड 1,000 रुपीज़ से चार्जेस प्लस इंटरेस्ट जो है वो कट कर लिया गया। अब मैच्योरिटी के ऊपर जो बैंक है वो किसके पास जाएगा, एक्सेप्टर को ये बिल प्रेजेंट करेगा इसकी पेमेंट के लिए। अगर अब जो एक्सेप्टर है वो पेमेंट नहीं करेगा तो सी भी लायबल होगा, बी तो लायबल है ही है, एंड साथ में ए भी लायबल होगा, यानी कि ड्रॉअर ऑफ बिल भी लायबल रहेगा। ओके, नाउ द सेकंड केस इज एंडोर्सर इज लायबल टू ऑल द सब्सिक्वेंट एंडोर्सेस। तो यहां पर जो एक और पार्टी है वो पिक्चर में आएगी, डेट इज अ एंडोर्सर। वो इस चीज को समझ लेते हैं होता क्या है। तो अब मान लीजिए यहां पर पे था सी, लेकिन सी ने आगे क्या किया, जो इसके पास राइट ऑफ पेमेंट था वो फर्दर दे दिया। ठीक है, राइट ऑफ पेमेंट क्या था, पेमेंट लेने का जो राइट था, तो इसने बिल ऑफ एक्सचेंज आगे पर्सन डी को दे दिया। ठीक है, तो पर्सन सी ने एंडोर्स कर दिया बिल किसके नाम में, डी के नेम में। तो पर्सन सी यहां पर क्या बन गया, पर्सन सी यहां पर बन गया एंडोर्सर, एंड पर्सन डी यहां पर बन गया एंडोर्सी। ओके, तो पर्सन डी बन गया यहां पर एंडोर्सी। फर्दर डी ने जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज था यानी कि राइट टू पेमेंट था वो आगे पर्सन ई को दे दिया कि आप अब एक्सेप्टर से यानी कि बी पर्सन से पेमेंट ले लेना। तो यहां पर डी अब क्या बन गया, एंडोर्सर बन गया, एंड ई क्या बन गया, एंडोर्सी बन गया। एंड जिस पर्सन के हैंड में बिल ऑफ एक्सचेंज है वो साथ में क्या रहता है, बियरर भी रहता है। ठीक है, अब ई क्या गया, ई चला गया बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए। बैंक ने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट भी कर दिया, 1,00,000 रुपए का बिल था उसके बदले में इसको 99,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, एंड अब जब इसका मैच्योरिटी टाइम आएगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टर के पास प्रेजेंट किया गया। अब अगर बी ने डिफॉल्ट कर दिया, बी ने पेमेंट नहीं की, तो सभी जो पार्टीज हैं जितनी भी इन्वॉल्व थी वो सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। एंडोरस जो यहाँ पर एंडोर्सी है यानी कि बेरर था वो तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, साथ में प्राय जितनी भी पार्टीज थी वो भी इसमें बीच में आ जाएंगे। ओके, सो दैट इज द केस। सो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, करेक्ट हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी हियर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर हियर। So visit our website https://iibf.info for full course videos and chapter-wise previous questions, mock test, and all the study materials. And also subscribe to our channel now. Press the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video.